हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 28 नवंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं हैमर वेपन सिस्टम। इसके साथ ही हम देखेंगे एक्सरसाइज ऑसिंडिक्स 2025 के बारे में। देन हम देखेंगे जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म इनिशिएटिव के बारे में। ये हाल ही में कोप 30 में काफी चर्चा में रहा है। इसके साथ ही हम देखेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। देन हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन पवन के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स के बारे में कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है और इस वर्ष की थीम क्या है। लास्ट में हम देखेंगे आईएनएस माहे के बारे में। फिर शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कंट्री ओरिजिनली डेवलप्ड द हैमर वेपन सिस्टम। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने मूलतः हैमर हथियार प्रणाली को विकसित किया है। आपके ऑप्शंस हैं रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान या फिर फ्रांस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो जो हैमर वेपन प्रणाली है ये संबंधित है फ्रांस से। आप देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस साइंड अ जॉइंट वेंचर टू प्रोड्यूस द हैमर वेपन सिस्टम इन इंडिया। सो हैमर जो है इसका फुल फॉर्म है हाईली अजाइल एंड मैन्यूवरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज और इसको डेवलप किया है फ्रेंच की एक कंपनी है जिसका नाम है सैफरन। और ये जो हैमर वेपन सिस्टम है ये एयर टू ग्राउंड प्रेसिशन गाइडेड वेपन सिस्टम है, ऑल्सो कॉल्ड अ ग्लाइड बॉम्ब। आप ध्यान रखेंगे जो प्रेसिशन गाइडेड वेपन सिस्टम होता है उनको स्मार्ट बॉम्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। So it has a range of up to 70 kilometer and can be attached to 250 kg to 500 kg and 1000 kg standard bombs. So it is resistant to jamming, can be launched from low altitudes and works well over rough terrain. सो आप ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में एक जॉइंट वेंचर जो है वो साइन हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। OSINDEX 2025 is a bilateral exercise held between India and which country? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है OSINDEX 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास है। आपके ऑप्शंस हैं वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होने वाली बाइलेटरल एक्सरसाइज है। आप देख सकते हैं सो इंडियन नेवल शिप सह्याद्री took part in the bilateral maritime exercise OSINDEX 2025 in the Northern Pacific. And OSINDEX is held between India and Australia and has been conducted biannually since 2015. सो इस एक्सरसाइज का एम है बूस्ट करना इंटरऑपरेबिलिटी एंड आल्सो स्ट्रेंथन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द बोथ मैरीटाइम नेशंस। आप ध्यान रखेंगे ऑसिंडेक्स जो है ये एक नेवल एक्सरसाइज है। So warships and aircrafts of both navies carried out joint operations including anti-submarine warfare, gunnery drills and advanced flying operations. INS Sahyadri participated from India and HMAS Ballarat participated from Australia. आपने देखा कि इस वर्ष इसका आयोजन किया गया है नॉर्दर्न पैसिफिक में।
इसके साथ ही कुछ और एक्सरसाइजेस हैं जो कंडक्ट होती हैं बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। वो एक्सरसाइजेस हैं एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद। ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है और ये दोनों देशों की आर्मी के मध्य आयोजित की जाती है। इसके साथ ही एक्सरसाइज पिच ब्लैक है जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज और क्वाड का जो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है उसमें भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Joint crediting a mechanism is bilateral initiative launched by which country? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है संयुक्त ऋण तंत्र किस देश द्वारा शुरू की गई द्विपक्षीय पहल है। आपके ऑप्शंस हैं जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया या फिर रशिया। यहाँ पर आपसे ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो इनिशिएटिव है ये किस कंट्री की है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये इनिशिएटिव है जापान का। आप देख सकते हैं। So recently, the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change joined the 11th Joint Crediting Mechanism Partner Countries meeting. सो ये जो JCM है इसको पहली बार प्रपोज किया था गवर्नमेंट ऑफ जापान ने और इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 2013 में। सो इसका उद्देश्य है स्प्रेड करना एडवांस्ड डीकार्बनाइजिंग टेक्नोलॉजीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू इन्वेस्टमेंट बाय जापानीज एंटिटीज टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन पार्टनर कंट्रीज। आप ध्यान रखेंगे ये एक बायलेटरल मैकेनिज्म है जिसको इंप्लीमेंट किया गया है अंडर द आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। So it functions under the United Nations Framework Convention on Climate Change and complements the Clean Development Mechanism and joint implementation. So India is one of the 31 partner countries of the Joint Credit Mechanism. So recently 11th Joint Crediting Mechanism Partnership Countries की जो मीटिंग है वो आयोजित की गई ड्यूरिंग COP30 जिसका आयोजन किया जा रहा है बेलम ब्राजील में। सो ये जो JCM है इसका एम है सपोर्ट करना डीकार्बनाइजेशन को इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय डिप्लॉइंग एडवांस्ड जापानीज लो कार्बन टेक्नोलॉजीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज द ओनली इंडियन रिवर दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वह एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपके ऑप्शंस हैं चंबल रिवर, माही रिवर, लूनी रिवर या फिर बनास रिवर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये रिवर है माही रिवर। आप देख सकते हैं recently the Mahi River gained attention because it uniquely crosses the Tropic of Cancer twice due to a U-shaped loop in Rajasthan. सो माही जो है ये एक मेजर बेस्ट फ्लोइंग इंटरस्टेट रिवर है इंडिया की जिसको महिसागर के नाम से भी जाना जाता है ड्यू टू इट्स वास्टनेस। और ये भारत के 3 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। So this river originates on the northern slope of the Vindhya mountain range in Madhya Pradesh at about 500 meters above mean sea level.
So it flows south in Madhya Pradesh, enters the Wagad region of the Rajasthan, forms a U-shaped loop, and then enters in Gujarat. सो टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये इंडिया के 8 स्टेट्स से होकर के गुजरता है। आपने देखा कि जो भारत की माही रिवर है वो टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। सो इंडियन स्टेट्स की बात करें तो वो 8 स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके साथ ही अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितनी कंट्रीज से होकर के पास होती है, तो ये 17 कंट्रीज हैं फ्रॉम 3 कॉन्टिनेंट्स, और ये कॉन्टिनेंट्स हैं नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका। 17 कंट्रीज की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका से 2 कंट्रीज हैं, ये है बहामास और मैक्सिको। अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, वो हैं अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर और वेस्टर्न अफ्रीका। इसके साथ ही एशिया की जो कंट्रीज हैं वो है बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, ओमान, सऊदी अरब, ताइवान और यूएई। तो आप ध्यान रखेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के 8 स्टेट्स से होकर के गुजरती है और वैश्विक स्तर पर 17 कंट्रीज से होकर के गुजरती है। इसके साथ ही आप कमेंट करके बताएंगे कि जो इक्वेटर है, कौन सी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है, साथ ही टॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है उसको कौन सी रिवर 2 बार कट करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian military operation conducted in Sri Lanka between 1987 and 1990 and involving the Indian peacekeeping force is being officially commemorated for the first time in 38 years for its heavy casualties and strategic significance? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में, सॉरी, 1987 और 1990 के बीच श्रीलंका में किए गए और भारतीय शांति सेना को शामिल करते हुए किस भारतीय सैन्य अभियान को उसके भारी हताहत और सामरिक महत्व के लिए 38 वर्षों के बाद पहली बार आधिकारिक तौर पर याद किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस या फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये जो ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था इंडियन मिलिट्री के द्वारा श्रीलंका में बिटवीन 1987 टू 1990, इसका नाम है ऑपरेशन पवन। आप देख सकते हैं। So the Indian Army will officially commemorate Operation Pawan Martyrs for the first time in 38 years, honoring soldiers who laid down their life during the IPKF mission in Sri Lanka. So Operation Pawan was the Indian peacekeeping forces major overseas mission conducted in Sri Lanka from 1987 to 1990, and the mission aimed to disarm militant groups, particularly the LTTE and the and to stabilize Tamil majority regions under the Indo-Sri Lanka Accord. So it involved from a peacekeeping deployment into intense combat due to LTTE resistance, and the operation resulted in heavy casualties, making it one of the India's most demanding external military engagements. सो आप ध्यान रखेंगे ऑपरेशन पवन जो है ये किया गया था श्रीलंका में। So during this operation, India lost 1171 soldiers and over 3500 personals were injured. And troops operated in dense forest, unfamiliar terrain, and hostile guerrilla warfare conditions. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which theme was adopted in 2025 for the International Day for the Elimination of Violence Against Women observed annually on 25th of November? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 25 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए 2025 में कौन सा विषय अपनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं लीव नो वन बिहाइंड, ऑरेंज द वर्ड, यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, एंड फोर्थ स्टॉप फेमिसाइड। आपको बताना है इस वर्ष का इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स जो है डे, इसकी थीम क्या रही है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इस वर्ष की थीम है यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। आप ध्यान रखेंगे ये जो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स है, ये सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष ऑन 25th ऑफ नवंबर। आप देख सकते हैं so every year on 25th November, the International Day for the Elimination of Violence Against Women is observed. And in 2025, the theme is Unite to End Digital Violence Against All Women and Girls. So it highlights emerging forms of abuse such as online harassment, cyber stalking, non-consensual image sharing, and technology-facilitated violence against women and girls. So the theme aligns with the broader UN efforts to ensure that advances in technologies and connectivity do not deepen inequality or expose women and girls to new harms. So by using the Unite framing, the campaign calls on governments, civil society, tech platforms, and individuals to take coordinated action against digital violence. सो यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली डिजिग्नेट किया था 25th ऑफ नवंबर को एज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन 2000। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which indigenously built anti-submarine warfare shallow watercraft commissioned on 24th of November 2025 and designed by Kochi Shipyard Limited became the first vessel of the Mahi class? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है नवंबर 2025 को कमीशन किया गया और कोची शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया कौन सा स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट माही क्लास का पहला पोत बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं आईएनएस कदमत, आईएनएस माही, आईएनएस किल्टन या फिर आईएनएस प्रबल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो माही क्लास का जो पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है वो है आईएनएस माही। आप देख सकते हैं द इंडियन नेवी कमीशनड आईएनएस माही ऑन 24th of November 2025 in the Mumbai, marking the induction of the first vessel in the indigenously developed Mahi class of anti-submarine warfare shallow watercraft. So INS Mahi is the first Mahi class anti-submarine warfare shallow watercraft commissioned by the Indian Navy और इसको डिजाइन किया गया है कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा with over 80% indigenous content. So the vessel carries the motto Silent Hunters and specializes in detecting and neutralizing underwater threats.
So its commissioning strength India's coastal defense grid in the Arabian Sea and the Indian Ocean littorals. So now it acts as a frontline asset against subsurface threats in the Arabian Sea and also in Indian Ocean. So आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.